इस बेटा कल की पिछले क्लास में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि बीम्स कितने किस्म के हैं, बीम्स कितने किस्म के हैं और बीम्स के नेम्स जो भी है किसकी बुनियाद पर फिक्स किया गया है, उसके सपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर, उसके दोनों जानिब सपोर्ट्स कैसे है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम लोग जो है उसको बीम्स के अलग अलग नाम्स दिए, जैसा कि सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम। और उसी बीम्स के ऊपर कितने किस्म के लोड्स अमल करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ फोर्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन बीम, तो वो भी कल डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसा कि कल की क्लास में बेसिकली कितने टाइप के लोड्स डिस्कस करें, पॉइंट लोड या उसका दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जो कि एक नुक्ते के पास सिर्फ एक पॉइंट के पास अमल करता है, एक्ट करता है, और दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हम यूडीएल कहते हैं शॉर्टकट में, जो कि हर किसी नुक्ते के पास, हर पॉइंट के पास, कौन सा भी पॉइंट ले लो, जितनी भी लेंथ पर, जितनी भी लंबाई पर वो लोड अमल करता है उसकी इंटेंसिटी बराबर रहती है, तो इस वजह से उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा गया। और तीसरा लोड मैं आपको बोला कि यूवीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैसे होता है कि एक जानिब से दूसरे जानिब तक, यानी जितनी भी लंबाई तक वो यूवीएल एक्ट करेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसकी स्लोप, वो लोड की स्लोप कांस्टेंट रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द स्लोप ऑफ द लाइन, लोडिंग लाइन। ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूं उसकी शक्ल कैसी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल में होती है। तो हर पॉइंट पे उसकी लोड यूनिफॉर्म से बदलती जाएगी, जिसको हम यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो आगे जो है जब हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जैसा कि आज मैंने हेडिंग लिखा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो इसके तहत जो है, इसके तहत जो है हम डिफाइन करेंगे कि जब हम कल बीम्स की बात करें हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम्स, तो उस बीम्स के ऊपर कई किस्म के लोड्स अमल करते हैं। जब लोड्स अमल करते हैं तो हम सिविल इंजीनियर दो पैरामीटर्स को डिटरमिन करते हैं, दो पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये दो है क्या देखेंगे इन अ सिंपल वे। आई विल डिफाइन व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम। सो नाउ अगर हम एक बीम ले लें, जनरली फ्रंट व्यू में कैसा नजर आती है आपको, रेक्टेंगुलर इन सेक्शन। आपके मकानात में होंगे, आपके ऊपर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, घरों में, तो बीम नजर आएगी आपको, तो उसकी जनरल शक्ल रेक्टेंगुलर होती है। तो आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको उसका डेप्थ नजर आएगा, डेप्थ के डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए इसके ऊपर एक पॉइंट लोड अमल कर रहा है, एक पॉइंट सी के पास, कैपिटल डब्ल्यू मान के चलते हैं लोड, ये कौन सा लोड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड किसी एक पॉइंट सी के पास अमल कर रहा है, मान के चलें ये डिस्टेंस जो है l/2, आधे स्पैन पे अमल कर रहा है, ये भी l/2, पूरी स्पैन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स जो है उसकी स्पैन को हम l मान के चलते हैं। जब कोई लोड अमल करता है, जब कोई लोड एक्ट करता है बीम के ऊपर, तो बीम नंबर 1 शियर में फेल हो सकता है। तो जब कोई चीज फेल हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती, रिलेटेड टू दिस सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती कि बीम फेल होने से रोकें और बीम को सही सलामत रखें। टूटना नहीं है, बीम फेल होना नहीं है। जिस पर्पज से आप बीम को प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, वो पर्पज सर्व करें, कई लंबे वर्षों तक सर्व करें, जिसको हम ड्यूरेबल बोलते हैं, स्ट्रक्चर ड्यूरेबल बोलते हैं। इस वजह से सिविल इंजीनियर हम जो है जनरल से कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले 4 चीजों की कसम खाते हैं। एक जो है, एक इसको मद्देनजर रखते हुए डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको सबको मालूम है, नंबर 1 आपका स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। दूसरी चीज मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी इतना ज्यादा पैसा भी नहीं कि हम खर्च करें उसके ऊपर, मन चाहिए खर्च करेंगे, मनमानी खर्च करेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा बीम, ये नहीं है। तो आप इकोनॉमिकल वे में डिजाइन करना है ताकि वो स्ट्रांग रहें और सही सलामत रहें। नॉट ओनली दीज 3 थिंग्स,
चौथा क्या है? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबल का मतलब क्या है? लंबे समय तक सताए नहीं आपको बीम, यानी बीम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको जाइए फिर रिट्रोफिटिंग करिए, उसको ये सब प्रोसेस करना है, रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग नहीं, जो भी स्ट्रक्चर कम सताएगा उसके पूरी सर्विस में, वैसे वाले स्ट्रक्चर को हम ड्यूरेबल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारा मकसद है ये चार चीज फुलफिल करते हुए हमारा स्ट्रक्चर सही सलामत रहना है। तो अब हम पहले क्या पढ़ते हैं? जब भी कोई लोड एक्ट होता है, अमल करता है बीम के ऊपर, तो बीम शेयर होने के चांसेस, यानी बीम मान लीजिए दो हिस्सों में फेल होने के चांसेस है। जैसा कि यहाँ पे लोड है, मान लीजिए ये सेक्शन के पास दो हिस्सों में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो है बीम बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दो हिस्सों में टूटने के चांसेस है, कट होने के चांसेस है, शेयर ऑफ। तो जो भी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जहां पे फेल हो रहा है, जो भी फोर्स अमल कर रहा है वहां पे वो सेक्शन के पास, जिसके वजह से बीम शेयर में फेल होने के चांसेस है, उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। यानी ये फोर्स कहां अमल करेगा? आप सबको पता है, अगर मैं इसकी अगर इसका जस्ट आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करूंगा बीम की, तो ऐसा लगेगा। तो आपको नजर नहीं आ रहा है, प्लेन नजर आ रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन में। तो इसी प्लेन के पास ये जो मैं रेड कलर में जो ब्रेकिंग का फ्रैक्चर बताया, लेफ्ट साइड और राइट साइड पैरेलल फोर्स अमल करते हैं। कौन सा भी नुक्ता ले लो आप, कहीं भी ले लो, बीम के दोनों जानिब यानी दोनों सपोर्ट्स के बीच में कहीं भी आप चेक करो, हर पॉइंट के पास उसके लेफ्ट को और राइट को दो पैरेलल फोर्सेस अमल करते हैं। ये इसी पैरेलल फोर्सेस को, अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम शेयर फोर्स कहते हैं। एक बार जहन में रखिए, ये जो शेयर फोर्स है जिसके तहत बीम कट होने के चांसेस है, वो जो है कांस्टेंट नहीं है। जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाएंगे या राइट साइड से लेफ्ट साइड को आएंगे, हर नुक्ते के पास बदलता रहेगा यह शेयर फोर्स। इट इज नॉट कांस्टेंट। बट हमारा सिविल इंजीनियर का मकसद है हम उसका बिहेवियर ड्रॉ करेंगे, यानी लेफ्ट सपोर्ट से लेके अगर हम राइट सपोर्ट को सफर कर रहे हैं तो ये दोनों जानिब के बीच शेयर फोर्स की तब्दीली कैसी नजर आ रही है, शेयर फोर्स कैसे चेंज हो रहा है, वो नक्शा देखते ही, वो डायग्राम देखते ही हमारे को समझ में आ जाएगा कि कहां ज्यादा से ज्यादा शेयर फोर्स अमल कर रहा है, यानी वेयर इज द शेयर फोर्स मैक्सिमम। उसी नुक्ते को हम पॉइंट करके बोल सकते हैं कि बीम शेयर में यहाँ पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे दो हिस्सों में बीम फेल होने के चांसेस है। तो उसका रेमेडी जो है सिविल इंजीनियर देगा डिजाइन के तौर पर। क्या करना है उसके लिए, शेयर लेने के लिए बीम में क्या क्या चीजें डालना है आप सबको पता है। आरसीसी बीम ले लीजिए आप। आरसीसी बीम में स्टील तरीके के साथ रखते हैं आप, लोहे के बाहर लोहे के शीख रखते हैं, उसके साथ साथ आपका डिजाइंड कंक्रीट डालते हैं, उसमें सही तरीके का कंक्रीट डालते हैं ताकि आपका बीम सही सलामत रहे और ये जो एक्ट हो रहे हैं फोर्सेस इनको रेसिस्ट करें और बीम सही सलामत रहें। तो बेटा अब मैं डेफिनेशन को आता हूं, शेयर फोर्स के डेफिनेशन को। जैसा कि मैं बताया कि वन टाइप ऑफ फेल्योर, बीम कैसे फेल होने के चांसेस है, किसी पॉइंट के पास जहां पे शेयर फोर्स ज्यादा अमल करता है वहां पे दो हिस्सों में कट होने के, क्रैक होने के चांसेस होते हैं, सेपरेट होने के चांसेस होते हैं, फेल होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं यहां पे ये पर्टिकुलर सेक्शन के पास ये एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड, जैसा कि मैं 1 और 2 बताया यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड एक डायरेक्शन में फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो राइट साइड अपवर्ड होगा। यानी किसी भी नुक्ते के पास, किसी भी पॉइंट के पास लेफ्ट को एक डायरेक्शन में फोर्स रहा तो उसके राइट को, पॉइंट के राइट को और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, बट दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स रहेंगे, राइट। तो ये वाला फोर्स का डेफिनेशन है सिंपल तरीके से। शेयर फोर्स का डेफिनेशन हम शॉर्टकट में SF कहते हैं इसको। तो इट इज द algebraic sum of vertical forces either to the left or to the right side of a section on the beam। क्या लिखा बेटा मैं यहां पे इंग्लिश में, इसको जो मैं इलस्ट्रेशन देते हुए
आपको मैं पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आपको मैं बताऊंगा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन देखिए, शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी पॉइंट के पास बीम के ऊपर जब एक पॉइंट लेते हैं आप तो उसका लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है। तो किसी भी पॉइंट के पास अगर आप लेफ्ट साइड ले लिए तो लेफ्ट साइड ले लिए तो जितने भी फोर्सेस लेफ्ट साइड उसके अमल कर रहे हैं उनका अलजेब्राइक फोर्सेस का समेशन ले लीजिए। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोई अपवर्ड ले रहा है तो आप पॉजिटिव लिए तो डाउनवर्ड नेगेटिव है, लेकिन उसका थंब रूल मैं बताऊंगा, कौन सा फोर्स कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है वो भी बताऊंगा। मेरा बोलने का मतलब है अलजेब्राइक सम का मतलब है कि प्लस एंड माइनस ले लेंगे। उसी तरह अगर आप राइट साइड को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो भी प्लस एंड माइनस हो जाएगा, अलजेब्राइक सम हो जाएगा उसका। तो हम एक उस वजह से बोल रहा हूं कि कौन से भी नुक्ते के पास या तो आप लेफ्ट साइड, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड ले लीजिए उसका अलजेब्राइक सम वर्टिकल फोर्सेस का, और राइट साइड ले लीजिए अलजेब्राइक सम उसका वर्टिकल फोर्सेस का, वर्कआउट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम शियर फोर्स की रकम मानते हैं। इट इज द वैल्यू, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स। तो अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल ले लेके मैं बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेके कि कैसे कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स। अब चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम नजर आ रही है, ये भी जिसका स्पैन जो है हम मान के चलते हैं 5 मीटर्स है, बीम की लंबाई 5 मीटर्स है, और इसके ऊपर मान के चलेंगे कि 3 पॉइंट लोड्स अमल कर रहे हैं CDE। आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर्स is acted upon by 3 concentrated loads of 10 kilonewtons, 20 kilonewtons and 5 kilonewtons at a distance of 1 meter, here 1 meter, 2 meters, 1 meter। तो बेटा अब ये प्रॉब्लम में क्या नजर आ रहा है आपको, हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसिडर करा जिसकी लंबाई 5 मीटर है और इस बीम के ऊपर 3 कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स अमल कर रहे हैं, एक सी के पास, डी के पास और ई के पास। लेकिन प्रॉब्लम में कैसा देगा कि 3 इट इज एक्टेड अपॉन बाय 3 कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स ऑफ 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन एंड 5 किलोन्यूटन एट 1 मीटर, 2 मीटर्स, 4 मीटर्स फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। क्या देगा बेटा प्रॉब्लम में कि 3 पॉइंट लोड्स अमल कर रहे हैं कहां पे, एक 1 मीटर पर 10 किलोन्यूटन, ऑर्डर देखिए यहां पे 10 वाला 1 मीटर पे, 20 किलोन्यूटन 2 मीटर्स पे और 5 किलोन्यूटन 4 मीटर्स पे, कहां से, लेफ्ट सपोर्ट से अमल कर रहे हैं। तो बकिया कितना बचेगा यहां पे, आखिरी वाला 1 मीटर बचेगा। तो मान लीजिए आपके सामने इतने लोड्स है, तो आप, हमारा मकसद है, अवर एम इज टू कैलकुलेट शियर फोर्स, यानी हम मान के चलते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा शियर फोर्स ये बीम पे कहां अमल कर रहा है, वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू द राइट हैंड, हमारा मकसद है, ताकि हमारे को पता लगे कि शियर फोर्स ज्यादा से ज्यादा कहां है, तो हम उसकी बुनियाद के ऊपर बीम को डिजाइन करेंगे कि वो शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए कैसे तरीके से स्टील डालना है बीम के अंदर, बीम की डायमेंशंस क्या होना चाहिए, ये सब हम डिजाइन करेंगे स्टील और कंक्रीट का बीम में। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, यानी ये एलिमेंट्स को जो पैरामीटर्स को जो कैलकुलेट करेंगे, जो बीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो हम क्या कर रहे हैं स्टेज पे, एनालाइज कर रहे हैं बीम को। जैसा कि आप सबको पता है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारा, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले जांच करता है
खांसी है, ज़्यादा सर्दी है, बुखार है, तो डॉक्टर क्या करेगा, अपनी खून का ब्लड टेस्ट भी करवाएगा और एक्सरेज भी करवाएगा, यानी जांच करवाएगा। पहले जांच करके उससे डिटेक्ट करता है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर, वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए सूटेबल दवाई देगा। उसी तरह सिविल इंजीनियर भी इसमें खराब करने वाले क्या क्या पैरामीटर्स है उसको स्टडी करना ही एनालाइज है, एनालिसिस बोलते हैं उसको। जैसा वहाँ डायग्नोसिस करता है, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसको हम जो सॉल्यूशन देंगे सिविल इंजीनियर, उसको वो डिज़ाइन है वो। तो अब देखते हैं, हम पहले एनालाइज कर रहे हैं, पहले शेयर फोर्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं, कहाँ मैक्सिमम आ रहा है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं चुन के आपको कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वैसा नहीं है। हमारे पास कितने पॉइंट्स है, सी, डी और ई, जहां पे लोड अमल कर रहा है। तो बेटा एक बात याद रखिए, शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी बेसिक चीज चाहिए आपके सपोर्ट रिएक्शंस की रकम का हिसाब लगाना, उसको कैलकुलेट करना, आर ए एंड आर बी। जब तक आपको आर ए एंड आर बी नहीं आएगा तब तक आप शेयर फोर्स को या बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हमारा मकसद है सपोर्ट रिएक्शंस का। मान के चलते हैं आर ए आर बी, सपोर्ट ए के पास, सपोर्ट बी के पास। आप लोग ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, इनका हिसाब लगाने के लिए हम बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करेंगे, जिसके तहत हमारे को रिएक्शंस की रकम आ जाएगी। तो नंबर वन, ऑलरेडी कल भी मेरे पिछले लेक्चर में भी आपको मैं बता चुका हूं, सिंपल सपोर्ट के पास मोमेंट क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, इट इज जीरो, देयर इज नो रेसिस्टिव मोमेंट। रेसिस्टिव मोमेंट कोई पैदा होता नहीं, वहां पे रोटेशन आता है आपको, इस वास्ते मोमेंट इज जीरो और द सिंपल सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, नंबर वन फर्स्ट बेसिक इक्वेशन, किसी के पास, ए के पास तो भी ले लो या बी के पास तो भी ले लो, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट, मान के चलते हैं ए इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या कर रहा हूं, अभी ए के पास पूरे फोर्सेस की बीम के ऊपर जो अमल कर रहे हैं, यानी एक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिएक्टिव फोर्सेस, सबके भी कुल मोमेंट्स ले रहा हूं, सबके नेट मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। आप सबको पता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आप जो भी फोर्स अमल कर रहे हैं वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट, वो परपेंडिकुलर फासला देखेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उंगली यहां रख सकते हैं पॉइंट ए के पास, यहां पे कैलकुलेट करें। चलिए पहले हम राइट साइड से आते हैं, तो अब यहां पे पहला वाला फोर्स कौन सा है, आरबी है। आप यहां पे डिसाइड कर लीजिए क्या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव देना है या क्लॉकवाइज पॉजिटिव देना है, कुछ भी दे सकते हैं आप सबको मतलब एंटी मोमेंट्स की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होती है या तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब मान के चलें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को नेगेटिव देते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम पॉजिटिव देते हैं, ये असम्पशंस करके जाएंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है यहाँ पे, आरबी, अपवर्ड है ये फोर्स। अगर अपवर्ड है तो मेरे को ए के पास कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन देखिए, मैं जैसा ये रिफिल का बता रहा हूं यहाँ पे पॉइंट का अपवर्ड है, तो मेरे को अगर ये पे आना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में आऊंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज नेगेटिव, माइनस आरबी इंटू फासला कितना है यहां से यहां तक 5, ये होगा। आगे बढ़िए, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड बोले तो जैसा मैं मार्कर से बता रहा हूं डाउनवर्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्लस 5 इंटू कितना फासला है यहां पे, ई से लेके ये तक 2 + 1 + 1, हियर आई कैन राइट इट एज 2 + 1 + 1। फिर आगे बढ़िए, 20 आ जाएगा, प्लस 20 इंटू 1 + 1 प्लस 10 इंटू 1। अब सिंस आर ए इज पासिंग थ्रू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है आर ए के लिए, आप इट इज नथिंग बट आर ए इंटू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना। तो हमने क्या करा, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ पूरे फोर्सेस किसी एक सपोर्ट के पास, यानी ए तो के पास लीजिए या बी के सपोर्ट के पास लीजिए, हमने ए के पास कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू 0। तो इससे जो है हमारे को आता है कि आर बी इंटू 5, ये ऐसा रख दीजिए, उधर भेज देंगे या राइट साइड रख देंगे, आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आर बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताया, 50 70। तो therefore RB is equal to 70/5, 1 जार कितना होगा, 5 1 जार 5 4 जार। What is the value of RB? RB की रकम क्या आ गई मेरे को, 14 किलो न्यूटन आ गई।
अब उसी तरह मैं जो है सेकंड इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या है बेटा अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा वाई, यानी बीम अगर सही सलामत रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, जितने भी फोर्सेस अपवर्ड ऐड कर रहे हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस को बराबर होना चाहिए, जिसको हम algebraic sum of vertical forces is equal to 0, sigma y is equal to 0। चलिए हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेके चलते हैं। आर ए जैसे ग्राफ शीट में आप अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव आ रहे, डाउनवर्ड इज -10 -20 -5 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमारे को आर बी की वैल्यू मालूम है, आर ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 35 माइनस आर बी, दैट इज इक्वल टू 35 माइनस 14, कितना आएगा बेटा ये 21 किलो न्यूटन। आर ए की रकम क्या है, आर ए की रकम क्या है, आर ए की रकम जो है हमारे को 21 किलो न्यूटन आ गई और आर बी की रकम 14 किलो न्यूटन आ गई। तो मेरा पहला पॉइंट ये था, आपको शेयर फोर्स की रकम कैलकुलेट करना है, जो कि किसी भी नुक्ते के पास जो अलजेब्राइक सम होता है ए से लेके बी तक दोनों के दरमियान वो कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शंस की कैलकुलेट करना, सपोर्ट के रिएक्शंस कैलकुलेट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आपका फर्स्ट सवाल पैदा होता है सपोर्ट रिएक्शंस का हिसाब लगाएं। तो हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शंस आ गए, आरबी की रकम 14 किलो न्यूटन, आरए की रकम 21 किलो न्यूटन। चलिए इन वैल्यूज को लेके हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम को। तो अभी क्या हो रहा है अपने को, आरए की रकम कितनी है अपने को 21 किलो न्यूटन और आरबी की रकम 14 किलो न्यूटन। चलिए अच्छा ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, शेयर फोर्स की रकम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, किसी भी पॉइंट के पास अलजेब्राइक सम को कैलकुलेट करना है। अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए, एक हम थंब रूल फॉलो करेंगे कि अगर मेरा सफर लेफ्ट साइड से गुजर रहा है तो मैं अपवर्ड फोर्स को और डाउनवर्ड फोर्स को क्या साइन देना है। अगर मैं राइट साइड से सफर करूंगा, लेफ्ट साइड की तरफ आऊंगा, तो मैं साइन कन्वेंशन क्या देना चाहिए। तो ये जरूरी है, ये आपकी चॉइस है, या तो आप लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं या नहीं तो राइट साइड से। लेकिन जब भी आप शुरू करेंगे कुछ थंब रूल आपको याद रखना होगा। तो अगर मान के चलें, अगर आप पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, आपका सफर लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो आप याद रखिए ये मेरा थंब रूल है, ये मेरा थंब रूल है, ये लब बोल के मान के चलेंगे, ये याद रखिए। लेफ्ट साइड से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो लब बोल के याद रखिए। लब का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। ये आसान तरीके से याद रख सकते हैं। आप फिर मेरे से सवाल कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव दे रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा। इट इज अंडरस्टूड, डाउनवर्ड फोर्स को आप नेगेटिव देना चाहिए। अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, LDN बोल के लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ लब बोल के लिख दिया तो आप याद रखिए लेफ्ट साइड का अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड से जाते जब कोई डाउनवर्ड फोर्स आ गया, प्लीज गिव इट एज नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड से क्या करेंगे आप, अपवर्ड फोर्स जो भी आएगा पॉजिटिव है, जो भी डाउनवर्ड फोर्स आएगा वो नेगेटिव है, वो याद रखिए, ऐसा रखिए। लब का मीनिंग ये है, अगर आपका सफर लेफ्ट से गुजर रहा है। नहीं, अगर आप राइट साइड से शुरू करना चाह रहे हैं, इट इज योर चॉइस। राइट साइड से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो दिस रूल, रन। राइट से अगर आप शुरू करें तो राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। और एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप लेफ्ट साइड से शुरू कर लें, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स होगा तो राइट साइड वाला नेगेटिव होगा, वैसा भी याद रख सकते हैं आप। इस वास्ते इसका शेयर फोर्स के लिए लब रन रूल बोलते हैं इसको। ये थंब रूल है, ये किसी किताब में वगैरह नहीं है। जैसे आप ऐसा याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी शेयर फोर्स कैलकुलेट करने में। तो मैं जो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, ये लब एंड रन रूल फॉलो करके कर रहा हूं। अगर मैं स्टार्ट कर रहा लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा तो मैं लब का मीन लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। एंड इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली राइट साइड का डाउनवर्ड क्या होगा। तो इस वास्ते यहां पे क्या करेंगे आप, राइट साइड वाले को अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव देंगे। ये किसका है, ये शेयर फोर्स का। अभी मैं बेंडिंग मोमेंट को नहीं आया, शेयर फोर्स की रकम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो इसके बाद आप हम बेंडिंग मोमेंट का चेक करेंगे।
तो ये आसानी है, लप रन बोल के याद रखिए, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। तो चलिए कहां से चलेंगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैं अब शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस कर रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ए, यानी शेयर फोर्स कहां पे, शेयर फोर्स एट ए। पॉइंट कहां है, शेयर फोर्स एट ए। आप ही बोलिए ए के पास कौन सा लोड अमल कर रहा है, एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड अमल कर रहा है, 21 किलोन्यूटन अमल कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में अमल कर रहा है, अपवर्ड्स। अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स है तो मैं क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। और इसकी रकम क्या है, 21 किलोन्यूटन। मैं प्लस बोल के लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालाते, इट इज प्लस। अब आप ध्यान से सुनिए, अभी हमारे को सफर आगे बढ़ाना है, लेफ्ट से लेके बी तक जाना है, ए से लेके बी तक सफर करना है हमारे को। तो अब हमारा ए के पास तो लिख दिए हमने, आगे सफर को बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहां तक लोड नहीं है, सी तक लोड नहीं है। कहां तक नहीं है, सी तक लोड नहीं है, लेकिन सी के पास लोड अमल कर रहा है, तो इमीडिएट शेयर फोर्स में तब्दीली आ जाएगी, शेयर फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों, इधर से 21 है, यहां पे डाउनवर्ड हो गया 10। तो मैं आप पहले ही बता चुका हूं, शेयर फोर्स का मतलब है अलजेब्राइक सम, प्लस माइनस करते जाएंगे, वैल्यू बदलते जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसकी बिहेवियर स्टडी करने के लिए, सी के पास जाने से पहले, सी से जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले लेफ्ट साइड। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, शेयर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू कोई लोड है जस्ट बिफोर सी तक, जो पहले लोड था 21 वही रहेगा, तो इट इज 21 ओनली, जस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट सी, एग्जैक्टली पॉइंट के पास चले जाइए। आप पॉइंट के पास चले जाइए, पॉइंट के पास जाएंगे तो 10 किलोमीटर अमल कर रहा है, पहला वैल्यू तो प्लस 21 है, ये डाउनवर्ड है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से गुजर रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स शुड बी टेकन एज नेगेटिव, -10, दिस इज इक्वल टू 11 किलो न्यूटन्स। तो आप क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको, कि जैसा मैंने ए से शुरू करा, जस्ट सी से पहले तक वही वैल्यू रही, 21 रही जो ए के पास थी। जब मैं एक सी के पास लोकेट करता हूं, सी के पास स्टडी करता हूं, तो इमीडिएट वहां पे डाउनवर्ड लोड है, तो इमीडिएट प्लस माइनस अलजेब्राइक सम आ जाएंगे। तो 21 - 10, तो सी के पास आती है आपका शेयर फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, शेयर फोर्स की वैल्यू 11 किलो न्यूटन को कम हो गई। और आगे बढ़ना है अपने को, शेयर फोर्स। अब आप एक बात याद रखिए, मैं ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बता चुका हूं, यानी किसी भी दोनों पॉइंट्स के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। यानी ये के पास जो शेयर फोर्स था जस्ट बिफोर सी तक सेम था, सी के बाद बदल गया। उसी तरह सी के पास जो आपको शेयर फोर्स आ रहा है, डी से जस्ट पहले तक वही रहेगा जो 11 किलो न्यूटन रहेगा, लेकिन अब डी के पास आते हैं तो फिर बदल जाएगा। तो इस वास्ते मैं डायरेक्ट आपको यहां डाल देता हूं, शेयर फोर्स एट डी इज इक्वल टू पिछला वैल्यू 11 और वहां डाउनवर्ड है -20, तो हो गया -9 किलो न्यूटन। तो इमीडिएटली शेयर फोर्स का नेचर क्या हो गया, यानी वो प्लस जो है साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डी के पास -9 किलो न्यूटन आ गया। तो और आगे बढ़ाना है, इसका मतलब है जो भी -9 आया डी के पास, ई से पहले तक सेम रहेगा। जब ई के पास जाते हैं आप, शेयर फोर्स एट ई इज इक्वल टू पिछला वैल्यू -9 और ये डाउनवर्ड -5, तो दिस इज इक्वल टू -14 किलो न्यूटन। एक बात याद रखिए बेटा, अब ई के पास कोई पॉइंट नहीं, कोई लोड नहीं है बी तक, तो आखिरी वाला बी है, खाली ई से लेके बी तक कोई लोड नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है जो भी शेयर फोर्स ई के पास आएगा, जो भी शेयर फोर्स ई के पास आएगा, वो आखिरी बी तक वही रहेगा, सेम रहेगा, कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी आपको उसमें। तो इसका मतलब है आपकी जो रकम आ रही है 14 किलो न्यूटन की रकम किससे टैली होना चाहिए, ये सपोर्ट बी के रिएक्शन से टैली होना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम सही है। तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, तो ई तक कितनी रकम आई अपने को, 14 किलो न्यूटन सही। जब कोई लोड नहीं है ई से लेके बी तक, इसका मतलब है जो भी आपको रकम आई यहां पे शेयर फोर्स आर बी से, दिस शुड बी इक्वल टू योर आर बी वैल्यू। व्हेनेवर इट गेट्स
coincided with the RB value, then your calculations are right. इसका मतलब है जब आपको आरबी के वैल्यू से टैली होता है आखिरी पॉइंट के पास का शेयर फोर्स, जब आप समझना चाहिए कि आपके कैलकुलेशन सही है। तो अभी क्या हो गया, तो ई के पास इतना हो गया एंड आप लिख देना चाहिए सेम अप टू सब पॉइंट बी विच इज इक्वल टू आरबी, यानी इसी को हम बोल सकते हैं शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी। अब हम देखते हैं कि डायग्राम कैसे आता है। ये एक बात याद रखिए, ये तो मैंने लेफ्ट साइड से सफर शुरू करके मैं आपको बताया हूं, अगर मैं राइट साइड से भी शुरू करूंगा तो सेम वैल्यूज आएंगे, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको मैं बताऊंगा, यहां पे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं राइट साइड से शुरू करूंगा तो पहला पॉइंट कौन सा है, बी है, शेयर फोर्स एट बी। तो मैंने क्या बोला था राइट साइड के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव, लप रन रूल, लप लेफ्ट साइड अपवर्ड इज पॉजिटिव, राइट साइड बोला था राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव, तो -14, कोई लोड नहीं है ई तक, तो शेयर फोर्स एट ई इज इक्वल टू -14 + 5 इज इक्वल टू -11। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बेटा, यहां पे डी, पिछला वैल्यू -11 + 20, तो ये हो गया 9 किलोमीटर। नेक्स्ट सी तक लोड नहीं है, एट सी क्या हो रहा है, 9 + 10 कितना हो गया यहां पे 20 -11 ना, एक सेकेंड, शेयर फोर्स एट डी यहां पे क्या आएगा 14। हाँ चलिए बेटा, अब मैं जैसे देखिए ये तो मैं लेफ्ट साइड के कैलकुलेशन, लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते हुए मैं आपको कैलकुलेशंस बताया यहां पे। उसी तरह अगर मैं राइट साइड से भी आ सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, राइट साइड से भी। अगर आप राइट साइड से भी आए तो सेम वैल्यूज आना चाहिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे राइट साइड से आएंगे तो भी वही वैल्यूज आएंगे। चलिए अगर मैं राइट साइड से शुरू करता हूं तो रन का फॉर्मूला, थंब रूल, राइट साइड अपवर्ड विल बी नेगेटिव, तो अपवर्ड फर्स्ट शुरुआत का पॉइंट बी है, तो कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड है, अपवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। रकम क्या होगी, आरबी की रकम -14। आगे बढ़िए, ई के पास क्या होगा, डाउनवर्ड है +5 -9 हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए यहां पे ई के पास भी मैंने प्रूव कर दिया, ई के पास भी कितना आता आपको, शेयर फोर्स एट ई जो भी यहां पे देखिए ये बी के पास कितना है, -14 ना, -14, और ई के पास कितना है अपने को -9, यानी ई के पास -9 + 5 हो गया यहां पे, तो ये -9। अब ये डी के पास कितना है अपने शेयर फोर्स एट डी, ये जो भी आ रहा -9 + 20, यहां 20 ऐड करिए 11 आ जाएगा यहां पे। जो भी मैंने बताया यहां पे सी तक सेम रहेगा ना, वो दोनों पॉइंट लोड्स के बीच में सेम रहेगा, यही रकम रहेगी। और सी के बाद ये तक कोई लोड नहीं है, जो भी सी के पास आपको आया वही ये तक रहेगा, जिसकी वैल्यू आपको आरए को टैली होना चाहिए। आरए की रकम 21 है यहां पे, तो सेम वैल्यूज आ जाएंगे। आप या तो आप लेफ्ट साइड से आइए या राइट साइड से आइए। एक बात का ध्यान रखिए कि दोनों पॉइंट लोड्स के बीच, यानी इन बिटवीन 2 पॉइंट लोड्स, एनी 2 पॉइंट लोड्स, द शेयर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी आपको दोनों पॉइंट लोड्स के बीच में। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। शेयर फोर्स दोनों पॉइंट लोड्स के बीच कैसे रहता है, मैक्सिमम रहता है या मिनिमम रहता है या कांस्टेंट रहता है या 0 रहता है, तो आप लिखना चाहिए कांस्टेंट, इट रिमेन्स। तो देखिए सेलिएंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, हर पॉइंट पे पास नहीं, जहां पे लोड अमल कर रहा है वो पॉइंट्स को चुनेंगे, ए सी डी ई बी, इसको डाल दिए। अब मैं शेयर फोर्स डायग्राम डालने के लिए, जैसा आप ग्राफ शीट में ये करते हो, ग्राफ शीट में ये करते हो, वैसे एक हॉरिजॉन्टल लकीर डालूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल लकीर डालूंगा। तो इस हॉरिजॉन्टल, जैसा आप ग्राफ शीट देखते हैं, ग्राफ शीट में प्लस वाले ऊपर ले जाएंगे, माइनस वाले नीचे डाल देंगे ग्राफ शीट में। तो उसी तरह मैं वैल्यूज को डाल रहा हूं। अभी पॉइंट्स क्या क्या है बेटा, पॉइंट्स है यहां पे ए सी डी ई और बी। चलिए लेफ्ट साइड से आते हैं, शेयर फोर्स हटिए कितना है अपने को, +21। जैसा आप ग्राफ शीट में मार्क करते हो 21 यूनिट्स ऊपर आ गया। आप सबको पता है सी से जस्ट पहले तक वही लोड रहेगा, जस्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट से 21 ही रहेगा।
कांस्टेंट। इमीडिएटली सी के पास आते ही ये वैल्यू कितनी चलेगी एट सी, 11 को डाउन होगी, यानी 21 से 11 को डाउन होगी वैल्यू सी के पास। फिर दोनों पॉइंट लोड्स हैं यहां पे सी और डी, ये कांस्टेंट रहेगा। जस्ट सी के पास, जस्ट डी से पहले 11 है और डी के पास क्या हो गया, एट डी -9 को चले गया, नीचे चले गया, -9 ग्राफ शीट के नीचे। और आपको पता है दोनों पॉइंट लोड्स है सेम, यहां पे भी 9, लेकिन ई के पास क्या हो रहा है, इमीडिएट 9 से जाके 14 को बढ़ गया, जो भी 14 आया बी तक सेम रहेगा, ये 14 है, ये पूरी वैल्यू 14 है। तो अभी समझ में आ रहा बेटा आपको, ये प्लस, ये जो है माइनस नेगेटिव वैल्यू। आप इसको शेड करिए तो हम शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे क्या पता लग रहा है आपको कि हमने लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पूरा सफर किया है बीम का, पूरे पॉइंट सेलियन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन मिला हमारे को कि ये नक्शे में क्या नजर आ रहा है आपको, ये फिगर में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर फोर्स की रकम सपोर्ट ए के पास है, जिसकी वैल्यू है 21 किलो न्यूटन। हम इसको मद्देनजर रखते हुए शेयर का डिजाइन करेंगे ताकि बीम टूट ना पाए, शेयर में फेल हो ना पाए। तो आई होप विद दिस इलिस्ट्रेशन ऑल ऑफ यू गॉट द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स। तो फिर से जाएं डेफिनेशन को, इस वास्ते मैं डेफिनेशन लिखा चुका हूं शुरू में। कोई भी पॉइंट के पास या तो लेफ्ट साइड से सफर करो या राइट साइड से सफर करो, कोई भी पॉइंट आप चुनते हैं बीम के ऊपर, उसके लेफ्ट और उसके राइट को जो भी पैरेलल फोर्स अमल करेगा उसी को हम शेयर फोर्स बोलते हैं। इसका आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अब देखिए यहां पे जो भी फोर्स आ रहा है, यहां पे 21 ना बेटा, 21 फोर्स है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन कराएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कराएगा। यहां पे ये 21 जो भी है इसके पैरेलल में अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्ट करेगा किसी भी पॉइंट के पास, यानी यहां पे आप अगर वर्कआउट करेंगे तो किसी भी पॉइंट के पास एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स दोनों पैरेलल रहेंगे, तो उसी को हम शियर कहते हैं। जैसा कि अब दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो भी अमल करता है फोर्स, जैसा कि ये फ्रिक्शन, दोनों हाथ आप घसीए, ये कौन सा है, शियर है, ये शियर है। आप एक पेपर ले लीजिए, कागज ले लीजिए, कागज को अगर आप कट करना है तो सीजर आपको मालूम है ना खैंची कैसी होती है, खैंची रख के दो जो उसके लिवर्स होते हैं, लेंग्स होते हैं, आप ऐसा दबाएंगे पैरेलल से, ऐसा अप्लाई करेंगे तो कागज कटेगा तो वो कागज के सेक्शन के पास जो कट रहा है कौन सा फोर्स अमल कर रहा है, एक डाउनवर्ड रहेगा तो एक अपवर्ड रहेगा फोर्स, पैरेलल फोर्स अमल कर, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे वो शेयर फोर्स। या नहीं, आप कभी ट्रेन से गुजर रहे हैं, मान लीजिए हम सवारी गाड़ी से जा रहे हैं, पैसेंजर गाड़ी से जा रहे हैं, किसी स्टेशन के पास और एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, अब तो हमारी गाड़ी लेके जाके किसी गांव में रुका दी जाएगी गाड़ी, तो जब तक ये एक्सप्रेस ट्रेन पास नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो अब ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करना है, जस्ट आप खिड़की के पास भी बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके सीट पे। तो आप जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है, बाजू से दूसरे ट्रैक से सडन से एक ट्रेन, फास्ट ट्रेन गुजर रही है, तो सडन से एक हमारे को झटका मिलता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं हम, एक फोर्स एक्सपीरियंस, हवा की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो कौन सा फोर्स है, वो शेयर फोर्स है जो आप एक्सप्रेस करते हैं। लैंडस्लाइड्स जो हिलॉक्स में आते हैं, वो भी जो सेपरेट होता है, जो टुकड़ा सेपरेट होता है डाउनवर्ड साइड में, वहां पे भी जो प्लेन्स में एक्ट होता है वो शेयर फोर्स ही है जो अमल करता है वहां पे। तो शेयर फोर्स के कई एग्जाम्पल है। किसी भी चीज को आप किसी भी प्लेन पे नाइफ से कट कर रहे हैं, किसी फ्रूट को कट कर रहे हैं, कौन से भी प्लेन में आप सडन से कट करेंगे तो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, वो शेयर फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं आप वहां पे। तो बहरहाल, तो किसी भी नुक्ते के पास आप वो नुक्ते के लेफ्ट और राइट को देखेंगे तो एक डाउनवर्ड रहेगा, एक अपवर्ड रहेगा। ये हर पॉइंट के पास ऐसे फोर्सेस आपको देखेंगे। इसी फोर्सेस को, अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम शेयर फोर्स कहते हैं, जिसकी रकम अलजेब्राइक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। हमने अभी पूरे वर्टिकल फोर्सेस का प्लस माइनस लिया है, यहाँ पे प्लस माइनस को ही आप अलजेब्राइक सम बोलते हैं। तो आई होप एवरीवन गॉट द आइडिया शेयर फोर्स की रकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहां मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है बीम के ऊपर, उसकी पहचान होती है अगर हम उसका खाका डालेंगे तो, नक्शा डालेंगे तो। अब हम आगे
बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन होने के बाद इसी बीम के लिए मैं आपको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम भी डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम बीएम कहते हैं शॉर्टकट में, बेंडिंग मोमेंट। तो अगला जो है, हम अब ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि यहां पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं शेयर फोर्स का। अब बेंडिंग मोमेंट का देखते हैं। जैसा हमने डेफिनेशन लिखा बेंडिंग मोमेंट, उसी तरह इट इज द algebraic sum of moments of forces either to the left side or right side of a section on the beam। देखिए दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है, सिर्फ आपको वर्टिकल फोर्सेस हटा के किसको रिप्लेस करना है, यहां पे मोमेंट्स को रिप्लेस करना है। आप सबको पता है किसी भी फोर्स का मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप सबको पता है मोमेंट का नतीजा क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का नतीजा क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का नतीजा है रोटेशन क्रिएट करना, यानी बॉडी को क्या करेगा, अगर आप टेंसाइल फोर्स अमल कर रहे हैं बॉडी के ऊपर या कंप्रेसिव फोर्स अमल कर रहे हैं तो उसकी लंबाई में तब्दीली नजर आएगी, आपको उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस में तब्दीली नजर आएगी। उसी तरह जब आप मोमेंट अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो बॉडी की टेंडेंसी रोटेशन होती है, रोटेट होता है बॉडी। जैसा कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, दरवाजा है, दरवाजा का पैनल जो है आपको खोलना है या बंद करना है, तो आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि या तो उन्हें क्लॉकवाइज खुल रहा है तो क्लॉकवाइज मूव होगा, बंद करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, हिंज के पास, डोर के हिंज के पास। लेकिन तरीका क्या है, आप डोर ओपन करने का, क्लोज करने का तरीका रिमोट से नहीं। मान लीजिए आप मैन्युअली डोर को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दरवाजे के पैनल को फोर्स हाथ से ऐसा लगाएंगे, फोर्स यानी उसको पैनल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ताकत फोर्स को लगाएंगे। तो वो जो ताकत आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो फोर्स इनटू पैनल का लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मोमेंट आएगा, जिसके वजह से डोर जो है एंगुलर मोशन में आएगा, ओपन तो होगा या क्लोज तो होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है मोमेंट का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है मोमेंट का, कि बेंडिंग होता है, रोटेशन होता है मेंबर, रोटेट होता है मेंबर। तो अब यहां पे किसी भी पॉइंट के पास बीम में कई पॉइंट्स होते हैं, कौन सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, अगर आप ये मान लीजिए डी पॉइंट ले लिया मैंने बीम में, तो इसका लेफ्ट साइड का हिस्सा ए डी होता है, राइट साइड का हिस्सा डी बी होता है। तो अगर मैं ई ले लिया तो ये ई लेफ्ट साइड होता है, ई भी राइट साइड होता है। तो किसी भी पॉइंट ले लेंगे तो आपको दो हिस्सों में बांटा जाता है, बराबर हिस्से नहीं, दो पार्ट्स में बांटा जाता है बीम को, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो किसी भी पॉइंट के पास अगर आप लेफ्ट साइड जितने भी फोर्सेस अमल कर रहे हैं बीम के ऊपर, उनका पूरा अलजेब्राइक सम, किनका अलजेब्राइक सम, मोमेंट्स का, वो फोर्सेस के मोमेंट्स का जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसी को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, उसी को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, याद रखिए, राइट। तो अब इसका जैसा फोर्सेस को अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, इसका भी एक साइन कन्वेंशन होता है। इसको हम कौन सा देंगे साइन कन्वेंशन, मोमेंट्स या तो क्लॉकवाइज होते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो आप जो है किसी भी एक पॉइंट के पास ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, ये लेफ्ट साइड हो गया या राइट साइड हो गया, जो भी आप ऐसा ले रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये जो भी डायरेक्शन आ रहा है आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आता है। अगर आप राइट साइड ले लेंगे कौन सा भी पॉइंट, ये दोनों डायरेक्शन में ऐसा। तो मेंबर कैसे होता है, हॉग होता है, ये सैग होता है मेंबर, मुड़ने की शक्ल। अगर दोनों जानिब में, अगर दोनों से एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई करा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या हो जाएगा, सैग होगा मेंबर।
अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में जाऊंगा, हाँ, हॉगिंग का मोमेंट कैसा आता है, उल्टा आता है ना। स्केल ले लीजिए, कुछ भी एक स्केल मेंबर ले लेके आप, ये मेंबर स्केल नहीं है, अगर कौन सा भी मेंबर ले लीजिए आप, मेंबर ले लीजिए। अगर मैं ऐसा, देखिए मेरे अंगूठों से दोनों बता रहा हूं, अगर मेंबर को, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर को मैं ऐसा अप्लाई करा मोमेंट एंड्स के पास, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अगर मैं ऐसा अप्लाई करा तो सैगिंग आ जाएगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, मोमेंट्स में अपवर्ड फोर्सेस जो भी आ रहे हैं, अब ये देखिए, अब ये है एक रिफिल है, मैं अगर इसको दोनों अंगूठों से मैं ऐसा अप्लाई करूंगा, दोनों अंगूठों से डायरेक्शन, ये सैग हो रहा है। अगर मैं उल्टा नीचे से अप्लाई करूंगा तो ऊपर बेंड हो रहा है ये, तो इसका मोमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा ना, ऊपर जाना है तो। अगर नीचे सैग करना है तो मेरा मोमेंट ऐसा आएगा, डायरेक्शन एंड्स के पास डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर इसका बेंडिंग का बिहेवियर होता है। तो हम इसको नाम भी देते हैं, अलग अलग नाम। अगर ऐसे सैग हो रहा है तो इसको पॉजिटिव मोमेंट ले लेंगे। अगर ये हॉग हो रहा है, इसको हॉगिंग बोलते हैं हम। बेंडिंग की शक्ल ऐसी हो रही है तो हॉगिंग है या नेगेटिव है ये अगर इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग बोलते हैं, इसको पॉजिटिव मोमेंट सैगिंग बोलते हैं। तो बहरहाल आप एक बात ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो भी अपवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स आ रहे हैं आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स नेगेटिव ले लीजिए, किसी पॉइंट पर। तो मैं बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट। तो मेरा बोलने का मतलब है, जैसा बीम दो हिस्सों में कट हो रहा था शेयर फोर्स की वजह से, उसी तरह बीम जो है बेंडिंग में भी फेल हो सकता है। जैसा कि अब मैं जो बताया रेड कलर में ऊपर, ये इसका डिफ्लेक्शन कर्व है, इसका इलास्टिक कर्व है। मुड़ने के बाद, बेंड होने के बाद, जैसा लोड अमल करता है तो ऐसा मुड़ता है ना, बेंड होता है ऐसा सैक, मान लीजिए सिंपल सपोर्ट्स के बीच में सैक होता है, बेंड होता है। तो बेंडिंग के वजह से भी बीम फेल होती है। जैसा कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग पूरे बहुत सारे चाकोबार्स खाए होंगे, आइसक्रीम्स खाए थे चाकोबार की। आप आइसक्रीम तो खा लेते, स्टिक को नहीं देखते, जो काड़ी होती है अंदर लकड़ी होती है, छोटी सी लकड़ी से बनी हुई, जिसके ऊपर आइसक्रीम बाउंड होता है, वो लकड़ी को फेंक देते हैं हम। उसी स्टिक को आप जस्ट फेंकने से पहले अगर वो लकड़ी की बनी हुई है तो एक बार पकड़ के उसको दोनों अंगूठों से ग्रेजुअली मोमेंट अप्लाई करके बेंड करते जाइए, ग्रेजुअली, सड़न से नहीं, ताकत नहीं लगाना है, सरते जाइए, करते जाइए। आप नजरिया ऐसा लगेगा कि सबसे ऊपर के हिस्से में एक फाइबर और एक फाइबर में धस जाएगा अंदर, एक के अंदर एक घुस जाएगा ऊपर। तो ये क्या है, ये घुस जाना कंप्रेशन है। ये किसके वजह से हो रहा है कंप्रेशन? मुड़ने की वजह से, जिसको हम नाम रखते हैं बेंडिंग कंप्रेशन। तो उसके अंदर एक दबाव पैदा होता है, यानी स्ट्रेस पैदा होता है, ये मुड़ने की वजह से। इस वास्ते उसका नाम रखा गया। अगर सैग हो रहा है मेंबर तो ऊपर के हिस्से में बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगा हर नस में। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो नीचे फाइबर्स पूरे क्या होंगे, पूरे नसें जो होते हैं वो पूरे फाइबर्स कट हो जाएंगे नीचे। आप देखिए एक बार, तो वो टेंशन की वजह से कट हो जा रहे हैं। यानी एक स्टेज आएगा, स्लो से अप्लाई करके निकाल दिए तो फिर उन्हें मेंबर ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएगा, और ऐसे बढ़ते जाइए, नीचे क्या हो जाएंगे, नसें कट होते जाएंगे, ऊपर फाइबर्स कट होके एक में घुस जाएंगे। तो आपको बेंडिंग की वजह से भी फेल हो रहा है मेंबर। तो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये बेंडिंग की वजह से जो दबाव पैदा हो रहा है मटेरियल के अंदर, वो भी बहुत मायना रखता है। जो जिस चीज से भी बीम बना हुआ है, उस चीज, यानी कंक्रीट का है या लकड़ी का है या लोहे का बीम है, कुछ भी हो सकता है। तो हर मटेरियल की एक लिमिट होती है, ये एक लेवल तक उन्हें बेंडिंग स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो जो भी उसके अंदर जो दबाव पैदा हो रहा है, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है बेंडिंग की वजह से, उसकी लिमिट क्रॉस करना नहीं है, क्रॉस हो गया तो बीम हैज फेल्ड इन बेंडिंग बोलेंगे। तो हमारे को फिजिकल नजरिया कैसा दिखेगा? अगर मान लीजिए हमारा बीम बेंडिंग में फेल हो रहा है, तो एक बार हमारी बीम, अब अगर नजर उठा के देखेंगे घरों पे, अगर मान लीजिए बीम बेंडिंग में फेल हो रहा है, तो हमारे को सबसे पहले जहां पे ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट की रकम, जैसा आपने शेयर फोर्स को कैलकुलेट करा, मैक्सिमम शेयर फोर्स को लेफ्ट साइड सपोर्ट के पास, तो उसी तरह बेंडिंग भी कहां मैक्सिमम आता है मैं बताऊंगा आपको, कैलकुलेट करूंगा ए से लेके बी के बीच में। तो वो पॉइंट के पास क्या होगा पता? बीम के नीचे क्रैक्स नजर आएंगे आपको, बीम के नीचे क्रैक्स नजर आएंगे, अच्छे से क्रैक्स, बड़ी क्रैक्स नहीं, अच्छे से क्रैक्स नजर आएंगे। इसका मतलब है बीम बेंडिंग में फेल हो रहा है, बीम बेंडिंग में फेल हो रहा है इसका मतलब। तो इसका मतलब है आपने स्टील सही से नहीं डाला उसके जहां पे। क्यों? कंक्रीट
वीक इन टेंशन, टेंसाइल फोर्सेस नहीं ले सकता, टेंसाइल स्ट्रेसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता कंक्रीट। इस वास्ते हम स्टील बार्स को बीम के नीचे के हिस्से में डालते हैं आरसीसी बीम में, ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को ले और कंक्रीट को सही सलामत रखें टेंशन में। तो आपको नजरिया कैसा लगेगा, नीचे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे बेंडिंग में अगर फेल हो रहा है। तो आपको ये शेयर की वजह से जैसा सपोर्ट ये के पास पिछला जो मैं इससे पहले जो मैं बताया शेयर फोर्स मैक्सिमम 21 कहां आया था, लेफ्ट सपोर्ट के पास, वहां पे आपको डायगोनल क्रैक्स नजर आएंगे शेयर में फेल हो रहा है तो बीम। तो इससे मतलब है शेयर में फेल हो रहा है या आरसीसी बीम, उसको हम इमीडिएट हम एक्शन ले सकते हैं। इसका रिट्रोफिटिंग क्या है, इसका रिट्रोफिटिंग है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे सही सलामत रखें बीम को, कैसा रिपेयर करें बीम को। तो समझ में आया बेटा, बेंडिंग में भी फेल होता है बीम बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डेवलप ड्यू टू दिस लोड्स। तो बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, सिंपल से किसी भी नुक्ते के पास अलजेब्राइक सम ऑफ व्हाटएवर द फोर्सेस आर एक्टिंग ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं ये डेफिनेशन के तहत बेंडिंग मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बीम में। बेटा अगर आपको इसको जस्ट कुछ एनालिसिस देखना है, आप इसका एक बनाया तो मैं आपको ये कर दूंगा। यहाँ पे ये आर ए कितना है 21 और ये 14 था, 14 किलो न्यूटन था। अब हम शुरू करते हैं, पहले इसके नीचे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कहां से, फर्स्ट लेफ्ट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट एट ए। आप सबको पता है, मैं मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, सिंपल सपोर्ट के पास मोमेंट नहीं रहेगा, नो डेवलपमेंट ऑफ द मोमेंट, सो बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट सपोर्ट ए, इट इज जीरो सपोर्ट एट ए। आगे बढ़ेंगे, आगे पॉइंट सी है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। मान लीजिए अपवर्ड फोर्सेस के पूरे पॉजिटिव ले लो, आप डाउनवर्ड फोर्सेस के नेगेटिव ले लो ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस। तो पहला फोर्स कौन सा, आप सी के पास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका सफर लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, तो आप सी के पास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सी से पहले कितने हैं लोड्स, लेफ्ट साइड में एक ही लोड है और सी के पास 10 किलो न्यूटन लोड है, तो दो लोड है ना आपको, 21 है और 10 है। चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं 21 का। तो 21 अपवर्ड है, ऐसा है कि क्लॉकवाइज आएगा, तो 21 इंटू 1 यहां से यहां तक, और सी के पास 10 है, आपको लेना है तो 10 ले लीजिए 10, लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं है। अगर लोड पॉइंट से गुजर रहा है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है वहीं पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस नहीं है, जीरो, तो 10 इंटू जीरो डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन मीटर। शेयर फोर्स की यूनिट है किलो न्यूटन और बेंडिंग मोमेंट की यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो किलो न्यूटन मीटर। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, यहाँ पे डी है। तो मैं अगर डी के पास रुक गया तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करा, तो कितने लोड्स है लेफ्ट साइड, डी के लेफ्ट साइड, 1 2 3। तो पहला लोड है 21, इसका अपवर्ड है क्लॉकवाइज, 21 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 + 1। आगे बढ़िए, 10 है, ये कैसा है फोर्स 10, डाउनवर्ड है, कट करिए, डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डाउनवर्ड, तो -10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1, और डी के पास 20 है, +20 इंटू, लेकिन डिस्टेंस इज 0 ना, since the 20 is passing through D, so this is equal to 21 into 2 40, for 21 into 2 42 minus 10, that is equal to 32 किलो न्यूटन मीटर। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है E, at E। चलिए E के पास रुक गया मैं, कितने फोर्सेस है बेटा लेफ्ट साइड, एक, यानी 21 10 20 और 5। तो पहले फिर शुरुआत करते हैं 21 से, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, 21 इंटू फासला कितना है यहां से यहां तक, डिस्टेंस 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2। आगे बढ़े, 10 है, डाउनवर्ड है, -10 इंटू 1 + 2। फिर आगे बढ़े, -20 इंटू 2 + 5 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 21 इंटू कितना आएगा बेटा, 21 इंटू 4 4 2 8, 84 -30 -40 इज इक्वल टू 70 निकाल देंगे तो 14 आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। बेटा आप सबको पता है, वंस अगेन बेंडिंग मोमेंट एट बी, सिंपल सपोर्ट है बी के पास, कोई मोमेंट नहीं रहता, बी इज 0। तो हमने
ए के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, बी के पास, ये पांचों पॉइंट्स के पास हमने बेंडिंग मोमेंट की रकम को कैलकुलेट किया है। देखते हैं कहां ज्यादा से ज्यादा आता है और कहां कम से कम आता है बेंडिंग मोमेंट। इससे हमारे को पता चलता है कि बेंडिंग मोमेंट की रकम क्या है। और दूसरी बात यह है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ये दोनों सपोर्ट सिंपल सपोर्ट से पूरा बीम आपके दोनों सपोर्ट्स के दरमियान सस्पेंड हुआ है, सपोर्ट हुआ है, इस वजह से इसकी बेंडिंग सैगिंग होगी, तो पूरा बेंडिंग मोमेंट जो है पॉजिटिव है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। तो हम देखते हैं डायग्राम डालने के लिए कैसे डालते हैं। आपको तो मालूम है, रेफरेंस लाइन डाल देंगे हम, ग्राफिक में जैसे डालती है वो पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट बी। आप ही बताइए, अब हमारे को शियर फोर्स की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए के पास 0, सी के पास कितनी थी बेटा 21, और डी के पास 32, ई के पास 14 यानी 21 से कम, और बी के पास 0। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये पूरे पॉइंट्स को कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ें? क्या लकीर से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ें या कर्व से जोड़ें? यानी पैराबोलिक कर्व होगा या क्यूबिक कर्व होगा, मेरी मर्जी, कैसा भी जोड़ सकता हूं। लेकिन आप जनरल इक्वेशन को देखिए, वो जनरल इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर x की वेरिएबल की डिग्री 1 है, वेरिएबल कौन है बेटा? यहां पे स्पैन है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज वेरिएबल हियर। वो आपके बेंडिंग मोमेंट के इसमें x की पावर क्या आ रही है देखिए, अगर x की पावर 1 है तो आपका स्ट्राइट लाइन होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर x का पावर 2 आ रहा है तो सेकंड डिग्री पैराबोला, अगर x का पावर 3 आ रहा है क्यूबिक पैराबोला है। तो हम जनरल से देखते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं वो डिसाइड करने के लिए। अब देखिए आपने क्या करा यहां पे, लोड इनटू डिस्टेंस ना। अब मैं क्या करता हूं इसके लिए, जनरल के लिए, अब मैं सपोर्ट ए है, ये रिएक्शन आ रही है, मैं कुछ सेक्शन ले लिया, यानी यहां कहीं सेक्शन ले लिया, एक्स कितने फासले पर लिया बेटा? एक्स के फासले पर लिया मैंने, एक्स के फासले पर लिया मैंने डिस्टेंस। अगर मेरे को ये आर की वैल्यू कितनी है? 21 है ना, 21 है आर की। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, तो आप आंख मूंछ के बोल देते, फिगर देखते ही बोल देते सर 21 इंटू एक्स। क्या बोलेंगे आप? 21 इंटू एक्स इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, कहीं भी ए और सी के दरमियान या ए और डी के दरमियान, कहीं भी लो। अगर आप आगे भी जाके लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मेरा बोलने का मतलब है डिस्टेंस वेरिएबल एक्स का पावर क्या है यहां पे? 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम आपकी स्ट्राइट लाइन है, तो आसानी के साथ आप स्ट्राइट लाइन से जोड़ सकते हैं इसको। ये रहा आपका तो ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि सबसे ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट की रकम आपको डी के पास नजर आ रही है, जिसकी वैल्यू है 32 किलोन्यूटन मीटर प्लस। आप उसको थोड़ा सा ऐसा डेकोरेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इससे पहले जो मैं शेयर फोर्स डायग्राम डाला था उसको SFD बोलेंगे। तो सवाल में आपको जाइल में दी गई बीम के SFD और BMD को बनाओ, तो आप इंग्लिश में क्या रहेगा? ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन बिलो। तो बीम के ऊपर लोडिंग बता दिया गया। अब आप फाइनली डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। बेटा आप देखते ही बोल सकते हैं आप डायग्राम में कि ज्यादा से ज्यादा रकम कहां क्या है? 32 है, और कहां आ रही है आपको? डी के पास आ रही है। तो ये बेंडिंग मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए सिविल इंजीनियर बीम अगर सही सलामत बेंडिंग में रहना है, बेंडिंग में फेल नहीं होना है, तो सही तरीके के साथ स्टील को डिजाइन करेगा। क्यों, कहां डिजाइन करेगा, कहां रखेगा? अगर आपके सामने RCC बीम है तो कहां रखेगा स्टील? ये बेंडिंग के लिए याद रखिए, स्टील विल बी डिजाइन फॉर द मेन, स्टील विल बी डिजाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। कहां रखेगा? बेंड हो जाएगा ना, बेंड होगा तो टेंशन नीचे आएगा, तो इस वास्ते कंक्रीट टेंशन नहीं लेता है, तो स्टील के बार्स पूरे बीम के नीचे होते हैं जहां पे पॉजिटिव मोमेंट आता है। अगर मान लीजिए हॉगिंग मोमेंट आ रहा है, नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कहां से आता है नेगेटिव मोमेंट, तो इमीडिएट स्टील ऊपर के हिस्से में लेके चले जाएंगे। क्यों? उल्टा बेंड होगा, टेंशन ऊपर आ रहा है तो स्टील को ऊपर लेके जाएंगे।
ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट द आइडिया कि शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। पास दबाएंगे।